नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। तो बात करेंगे कुछ प्रमुख खबरों को लेकर, जिसमें पहली खबर मंदिर से जुड़ी हुई है। मद्रास हाईकोर्ट का यह आदेश है कि सरकार मंदिरों के हितों की अनदेखी कर उनकी जमीन का उपयोग नहीं कर सकती। अंग्रेजों के बनाए उस कानून के दुरुपयोग की याद दिलाने वाला है, जिसके तहत हिंदुओं के धर्मस्थलों का संचालन सरकारें करती है। वास्तव में इस संचालन के नाम पर मंदिरों पर सरकारों का कब्जा है। देश के अधिकतर बड़े मंदिरों का संचालन सरकार की ओर से किया जाना इसलिए अनैतिक और अनुचित है क्योंकि मस्जिदों और चर्चों के संचालन में सरकारों की कोई भूमिका नहीं है। मंदिरों का संचालन सरकारों की ओर से किया जाना और अन्य समुदायों के धर्मस्थलों का संचालन संबंधित समुदाय की ओर से किया जाना केवल एक देश दो विधान वाली स्थिति ही बयान नहीं करता, बल्कि यह भी बताता है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर किस तरह भेदभाव करने वाले कानून बने हुए हैं। यह ठीक है कि मंदिरों पर सरकारी कब्जे वाला कानून अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन आखिरकार इसका क्या औचित्य कि स्वतंत्र भारत में भी ऐसे कानून बने रहें जो भेदभाव के परिचायक हो। आखिर धर्मस्थलों के संचालन के मामलों में जैसे अधिकार अन्य समुदायों को हासिल है, वैसे ही हिंदू समुदाय को क्यों नहीं मिलना चाहिए, और वह भी तब जब साधु संत अपने धर्मस्थलों का संचालन स्वयं करने की मांग कर रहे हो। किसी को बताना चाहिए कि यह कैसा सेक्युलरिज्म है जिसके दायरे में केवल मंदिर है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कुछ राज्य सरकारों ने हिंदू समुदाय और साधु संतों की मांग पर मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण खत्म करने की पहल की है, क्योंकि कई राज्य अभी भी मंदिरों को अपने नियंत्रण में लिए हुए हैं। समस्या केवल यह नहीं है कि केवल मंदिरों पर ही सरकारी नियंत्रण है, बल्कि यह भी है कि इसके चलते मंदिरों की संपत्ति का मनमाना उपयोग किया जा रहा है। तमिलनाडु में तो कई मंदिरों की सैकड़ों एकड़ जमीन उनसे छीन चुकी है या फिर उसका इस्तेमाल गैर धार्मिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। यही स्थिति कुछ अन्य राज्यों का भी है। अच्छा यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं का निस्तारण यथाशीघ्र करें जिनमें मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाने की मांग की गई है। इसी के साथ यह मांग करने वाले संत समाज के लिए भी आवश्यक है कि वह अपने स्वामित्व और संचालन वाले मंदिरों की व्यवस्था आदर्श रूप में करके उदाहरण पेश करें। मंदिर केवल आस्था के साथ ज्ञान और आध्यात्मिकता के ही केंद्र नहीं होने चाहिए, वे समाज और सुधार और समरसता के केंद्र भी बनने चाहिए। संत समाज को यह देखना होगा कि मंदिरों में ऐसी प्रथाओं का पालन न होने पाए जो आज के समय उपयुक्त नहीं है और जो परंपरा के नाम पर प्रगतिशीलता में बाधक हो। मंदिरों को उन कर्मकांडों से छुटकारे की पहल भी करनी चाहिए जो श्रद्धालुओं की परेशानी का कारण बनते हैं। वहीं दूसरी खबर, उड़ीसा के बालासोर जिले के भानगा में 2 जून को हुए भयानक ट्रेन हादसे के बाद से सीबीआई की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। इस दौरान सिग्नल में खराबी होने और स्टेशन मास्टर को इसकी जानकारी होने की बात सामने आई है। 2 जून को हुए भयानक ट्रेन हादसे को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसमें सिग्नल में गड़बड़ी होने की बात सामने आई है। इसके कारण इंटरलॉकिंग सिस्टम फेल हो गया था। सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान सीबीआई के हाथ एक बड़ी जानकारी लगी है। कोरोमंडल के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले सिग्नल की खराबी का पता चला था। 2 जून की सुबह कर्मचारियों ने भानगा बाजार स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर एएसएम को गड़बड़ी की जानकारी दी। इसके बाद एएसएम ने टेक्नीशियन को बुलाया, लेकिन चूंकि उसके आने में देरी हो रही थी तो उसे फ़ोन किया गया और ट्रेन के संचालन के लिए सिग्नलिंग सिस्टम ठीक करने को कहा। करीब 11 बजे टेक्नीशियन ने सिग्नल सिस्टम को ठीक किया। हालांकि एएसएम ने यह जांच नहीं की कि उक्त सिग्नल सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। शाम को सिग्नल सिस्टम में फिर से खराबी आई थी, जिससे इतना बड़ा रेल हादसा होने की बात सीबीआई के पास सबूत के तौर पर हाथ आई है। इस गड़बड़ी के चलते कोरोमंडल मेन लाइन की बजाय लूप लाइन पर चली गई थी, जिस पर पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी। इस मामले में सीबीआई स्टेशन मास्टर, एक टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारियों को हिरासत में लेकर गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि 2 जून को कोलकाता से चेन्नई जा रही कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस भानगा बाजार स्टेशन पर एक मालगाड़ी से टकरा कर पलट गई थी। इसी दौरान भद्रक आ रही यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट के 2 डिब्बे कोरोमंडल कोच से टकरा कर पटरी से उतर गए। हादसे में दोनों ट्रेनों के 288 यात्रियों की मौत हो गई और 1200 से ज़्यादा यात्री घायल हो गए। फिलहाल सीबीआई इस पर नज़र बनाई हुई है और जांच में जुटी हुई है। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। दरअसल उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहने वाली हिंदू किशोरी 50 वर्षीय शाह आलम के षड्यंत्र में फंस गई। 4 महीने में सैकड़ों फ़ोन कॉल्स कर आरोपी उसे बहकाता, ब्रेन वॉश करता रहा। वह प्रभाव में आने लगी तो 6 जून को बहाने से बुलाया और अपहरण कर काशीपुर ले गया। वहां बंधक बनाकर दुष्कर्म किया।
फिर इरफान और नदीम को सौंप दिया। उन दोनों आरोपियों ने भी किशोरी से हैवानियत की। शनिवार को पीड़ित के बयानों के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में दर्ज अपहरण की प्राथमिकी में सामूहिक दुष्कर्म पॉक्सो की धाराएं बढ़ा दी है। किशोरी ने पुलिस को बताया कि ग्राम प्रधान का ससुर शाह आलम काफी समय से फोन करता था। परिचित होने के कारण बात करने लगी, मगर उसकी मंशा नहीं समझ सकी। 6 जून को उसने जरूरी बात करने के बहाने बुलाया। जैसे ही गांव के बाहर पहुंची, उसने कार में खींच लिया, अपहरण कर काशीपुर उत्तराखंड ले गया। वहां बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। दूसरे दिन उसने अपने गांव में रहने वाले इरफान उर्फ बाबू को फोन कर बुलाया। उसने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का कहना है कि आरोपियों से बचना चाह रही थी, मगर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ऐसा महसूस हो रहा था कि सोचने की शक्ति नहीं बची है। बेबसी में उसी कमरे में पड़ी रही। तीसरे दिन आरोपी नोएडा में नदीम कुरैशी के कमरे में ले गए। उसने भी हैवानियत की। शुक्रवार दोपहर को आरोपियों ने दोबारा काशीपुर लौटने को मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि मीरगंज थाने इंस्पेक्टर हरविंदर सिंह ने कहा कि घटना वाले दिन ही आरोपी के विरुद्ध अपहरण की प्राथमिकी लिखी जा चुकी है। सर्विलांस सेल के माध्यम से कई सुराग मिले थे। इसी आधार पर शुक्रवार रात को किशोरी काशीपुर में मिल गई। उसके बयानों के आधार पर तीनों आरोपियों पर सामूहिक दुष्कर्म व पॉक्सो की धाराएं लगाई गई है। सभी की तलाश की जा रही है। शनिवार को पीड़ित का मेडिकल कराकर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। वही अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आने वाले कुछ घंटों में और तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। इससे उन राज्यों को राहत मिल सकती है जो इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। आने वाले कुछ घंटों में बिपरजॉय गंभीर तूफान में बदलने वाला है और गुजरात तट से टकराने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा कि बिपरजॉय चक्रवात अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है और 15 जून की दोपहर के आसपास यह सौराष्ट्र कच्छ तथा इससे सटे पाकिस्तान के तटों से गुजर सकता है। IMD ने कहा कि पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर सक्रिय बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय रविवार सुबह पोरबंदर से लगभग 480 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, द्वारका से 530 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और कच्छ में नालिया से 610 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। क्षेत्रों में मछली पकड़ने संबंधी गतिविधियों को पूरी तरह से रोकने की सलाह दी गई है और मछुआरों को 12 से 15 जून के बीच मध्य अरब सागर और उत्तरी अरब सागर तथा 15 जून तक सौराष्ट्र कच्छ तटों के पास न जाने का निर्देश दिया गया है। IMD ने समुद्र में गए लोगों को तट पर लौटने और अपतटीय एवं तटवर्ती गतिविधियों को विवेकपूर्ण ढंग से नियंत्रित करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने कहा, उपरोक्त जानकारी के मद्देनजर राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखें, नियमित रूप से स्थिति की निगरानी करें और उचित एहतियाती कदम उठाएं। जिला अधिकारियों को स्थिति के अनुसार कदम उठाने की सलाह दी जाती है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों में द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, राजकोट, दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, वलसाड, नवसारी, तापी, बड़ोदरा, डांग, अमरेली, भावनगर में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में रविवार रात भारी बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि मुंबई के साथ साथ राज्य के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चली। सोमवार को भी मुंबई में तेज हवाएं चल रही है और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही है। गुजरात के कच्छ में तेज हवाएं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्व मध्य और उससे सटे पूर्वोत्तर अरब सागर के ऊपर बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के मद्देनजर सौराष्ट्र और कच्छ तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इस चक्रवाती तूफान को देखते हुए PM मोदी आज दोपहर चक्रवात बिपरजॉय से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक करेंगे। अगली खबर गाजियाबाद धर्मांतरण केस से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद धर्मांतरण केस के मुख्य आरोपी शाहनवाज मकसूद खान को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। शाहनवाज पर आरोप है कि वह ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए युवाओं को अपने झांसे में लेकर उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर करता था। इस पूरे मामले पर पुलिस ने अब बड़ा खुलासा किया है। यूपी पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जिस गेम के जरिए वह यह काम कर रहा था उसका डेवलपर वह खुद था। वह गेम खेलते वक्त हमेशा चीटिंग करता और अपने को टॉप रखता। दूसरी ओर महाराष्ट्र की ठाणे कोर्ट ने बद्दो को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। यूपी पुलिस उसे कार से गाजियाबाद लेकर आएगी। आपको बता दें कि गेम के कई लेवल थे। अंतिम लेवल का नाम ICE बॉक्स तक था, लेकिन शाहनवाज युवाओं को जीतने ही नहीं देता। वह चीटिंग करके उन्हें हरा देता था। जब वह हार जाते थे तो उन्हें कुरान पढ़ने के लिए कहता था। वह दावा करता था कि सारी चीजें अल्लाह कराता है। वह कहता है जो कोई भी कुरान पढ़ेगा वह गेम जीतेगा। दरअसल शाहनवाज का अपने आप में यह एक ब्रेन वॉश का तरीका था।
शाहनवाज गेम में अपने को टॉप पर रखता था। बच्चे जब चैट करके गेम को जीतने की उसे ट्रैकिंग पूछते थे तो वह इस्लाम की बातें करने लगता था। गेम के दौरान वह अक्सर जाकिर नाइक के स्पीच की जिक्र करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाहनवाज ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर खेल के नियमों का कभी भी पालन नहीं किया। वह चीटिंग करके बच्चों को जानबूझकर गेम में हरवा देता था। शाहनवाज मकसूद को लोग बद्दो भी कहकर बुलाते हैं। उसकी उम्र 23 साल है। पुलिस ने उसके खिलाफ धर्मांतरण कानून सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। जब यह मामला पुलिस के सामने आया तो वह यूपी से फरार होकर महाराष्ट्र चला गया था। पुलिस ने कल रायगढ़ के अलीबाग से गिरफ्तार किया है। वह यहां पर एक लॉज में छिपकर रह रहा था। शाहनवाज को आज थाने कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान यूपी पुलिस भी कोर्ट में मौजूद रही। कोर्ट ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट ने यूपी पुलिस से कहा कि खाने से लेकर सब कुछ अब आप ही देखेंगे। वहीं यूपी पुलिस ने कोर्ट से कहा कि बद्दो को कार से लेकर यूपी ले जाएंगे। पीड़ित और बद्दो की पहचान फोर्टनाइट गेमिंग ऐप के जरिए साल 2021 में हुई थी। दोनों इस ऐप पर चैट के जरिए बात करते थे। फिर बाद में दोनों की फोन पर बात होने लगी। कुछ दिन बाद दोनों ने फोर्टनाइट पर गेम खेलना बंद कर दिया। इसके बाद साल 2021 के दिसंबर में वैलोरेंट गेम के जरिए फिर एक दूसरे से बात करने लगे। इसी गेम का एक लेवल आईसीई बॉक्स था। यहीं पर बद्दो ने युवक से धर्मांतरण की बात कही थी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।